women and position of women. मैं बधाई देना चाहती हूँ कि आप महिलाओं के बारे में सोचते हैं, लड़कियों के बारे में सोचते हैं, कैसे उन्हें मोटिवेट किया जाए, कैसे इनकरेज किया जाए, कैसे उन्हें बढ़ाया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर इस टेंट में जो बैठे हैं इस गांव से बाहर के हैं। शायद यही स्थिति है कि ज्यादातर लोग गांव के बाहर के हैं, क्योंकि प्रतिभाएं सारी गांव की नहीं है, बाहर के इलाकों से आई है। तो दोस्तों, जिस जगह पर आप बैठे हैं, जहां आप बैठे हैं, क्या आप इस स्थान का महत्व जानते हैं? क्या आप बामनवास की धरती का महत्व जानते हैं? ये भूमि, ये जगह, इसने देश को कुछ नहीं तो 200 से ज्यादा अधिकारी दिए हैं। इसने देश को 5 MP दिए हैं। हर लेवल पर ऊंचे से ऊंचे अधिकारी, मिडिल रंग के अधिकारी, लोअर लेवल के अधिकारी, डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर, सब यहाँ से पूरे देश भर में सेवा कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो इस जगह में कुछ ना कुछ तो खास बात है। तो मैं विशेष रूप से बामनवास की धरती को भी नमन करती हूँ कि इसने देश में इतने सारे अधिकारी दिए हैं और आने वाले समय में भी यहाँ से बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे डॉक्टर्स, टीचर्स इत्यादि बहुत सारे निकलेंगे। तो बच्चों, हमको इस भूमि से मोटिवेट होना है। हमको ये जानना है कि क्या खास बात है जो लोग यहाँ से पढ़े लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। सक्सेस के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? सक्सेस आता है जब आप का गोल क्लियर हो, आपको कहाँ जाना है, जब आप एक डिसिप्लिन तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जब आप प्राथमिकता सही चीजों को देते हैं। यदि पढ़ाई उस समय आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आपको पढ़ाई पर ही ध्यान देना है। आपके बहुत अच्छे अंक आए, आप सब मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, 80% एंड अबव, अभी किसी को 94% भी मिला था। तो निश्चित रूप से आपकी यहाँ पर उपस्थिति इस बात को साबित करती है कि आप होशियार हैं, आप मेहनती भी हैं। अब आपको क्या चाहिए? आपको एक लक्ष्य चाहिए। आपको तय करना है कि जीवन में आपको क्या बनना है। और आज का जो युग है, इसमें लड़कियों को पीछे नहीं रहना है। आपको ऐसा समय आएगा, मैं इसको पूरी तरह से मानती हूँ कि लड़कियां लड़कों को बहुत पीछे छोड़ करके चली जाएंगी। ऐसा समय आएगा हर फील्ड में। पिछले 10-15 सालों में भी आप देखिएगा कि किस तरह से, चाहे वो किसी भी फील्ड में, और अब फौज में भी महिलाओं के लिए जगह आ गई है, लड़कियों के लिए जगह आ गई है। तो सब जैसे ही महिलाओं को, लड़कियों को मौका मिलता है, वो अच्छा करती है। मौका कौन देगा? मौका कौन देगा लड़कियों को? मौका लड़कियों को सबसे पहले उनके माँ बाप देंगे, परिवार देंगे। यहाँ पर प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा है, पर हमें प्रतिभाओं का निखार भी करना है। माँ बाप घर में अपनी बच्चियों को, जैसे वो अपने बेटों को मोटिवेट करते हैं कि पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, IAS बनो, IPS बनो, उसी तरह माता पिता, अभिभावक अपनी बेटी के लिए भी ये सपने देखते हैं। माता पिताओं को अपनी बेटी के लिए ये सपना देखना है कि वो IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बने। जब माता पिता ये सपना देखेंगे अपने बेटी के लिए, तब पूरी कायनात आपका साथ देगी।
आपको अच्छे गाइडेंस देने वाले भी मिलेंगे, अच्छे स्कूलों में जाने का भी आपको मौका मिलेगा, आपको कोचिंग भी मिलेगी, मार्गदर्शन करने वाले लोग भी मिलेंगे। आर्थिक संकट कभी भी और खास करके आज के युग में गरीबी आपके लिए रुकावट नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि मैं गरीब हूं इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, थोड़े समय के लिए आपके ऊपर अंकुश लग सकता है, थोड़े समय के लिए। परंतु अब इतनी स्कॉलरशिप्स है, इतनी सुविधाएं हैं, इतने कोचिंग सेंटर्स हैं, सरकार आपकी मदद करती है, समाज आपकी मदद करता है, एनजीओज आपकी मदद करती हैं, तो कोई नहीं कह सकता कि आर्थिक कारणों से मैं मेहनत नहीं कर पाया, मैं अपने लक्ष्य पैसा इकट्ठा ना करी। इस बात को समझें कि पैसा हमें खर्च करना है अपनी बेटियों पर, तो उनकी शिक्षा पर करना है, उनके लिए दहेज, जेवर, गाड़ियां, एसी, ये हमारी जरूरतें नहीं है। आपकी बेटी इस लायक हो जाएगी, वो दुनिया भर के एसी खरीद लेगी, दुनिया भर के जेवर खरीद लेगी, सब कुछ खरीद लेगी। एक समय आएगा जब वो सब खरीद लेगी, तो आप उसको उस जगह तक पहुंचाइए, ये बहुत जरूरी है। और लड़कियों से मैं कहना चाहूंगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आर्थिक आत्मनिर्भरता किसी भी महिला के लिए बहुत जरूरी है। आपके पास अपनी कमाई होनी चाहिए, जिससे आप निर्णय ले सके कि मुझे इसको कहाँ खर्च करना है, अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर, अपने ऊपर। मैं ये नहीं कहती कि आप आगे बढ़कर के विद्रोह करें, सामाजिक जो हमारा सिस्टम है उससे आप बगावत करें, नहीं, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। पर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस gives you confidence, it gives you the ability to take your own decisions in life, it is very important. कर्नल साहब का जिक्र हुआ, आपके मित्र थे, और कर्नल साहब ने शिक्षा को लेकर एक ऐसी क्रांति जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है इतने कम समय में, वो क्रांति लाए, क्योंकि कर्नल साहब शिक्षा का महत्व समझते थे। आज जो दुनिया आप देख रहे हैं, ये बच्चे जो दुनिया देख रहे हैं, इंटरनेट की दुनिया, सड़कों की दुनिया, बिजली की दुनिया, गाड़ियों की दुनिया, हवाई जहाजों की दुनिया, आज से 60, 70, 80 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। न स्कूल थे, न सड़क थी, न गाड़ियां। इसके बावजूद अगर आपके अंदर हिम्मत थी, मेहनत थी, तो आपने शिक्षा ग्रहण करी। कर्नल साहब ने हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल के अलावा स्कूल नहीं था। वो हिंडौन गए पढ़ने, वो मऊ गए पढ़ने, वो भरतपुर गए, वो जयपुर गए। और एक ऐसा समय आता था उनको पढ़ाई में इतनी रुचि थी कि वो खेतों में पानी देते देते किताब को लेकर के रहते थे, वो पढ़ते रहते थे। और लड़कियों की शिक्षा के प्रति मैं कर्नल साहब के भाव आपको बता दूं। मुझे कुछ ही महीने पहले हरि सिंह जी महुआ, स्वर्गीय हरि सिंह जी महुआ, उनके पुत्र कुलदीप ने बताया, कुलदीप जी ने, कर्नल साहब महाराजास कॉलेज में पढ़ते थे। ये बात है 1959, 58, 59 की। अगर आप लोग जयपुर गए हैं तो आपने महाराजास कॉलेज का लोकेशन भी देखा होगा। महाराजास कॉलेज, सामने महारानीस कॉलेज, और बिल्कुल चौराहे पर डायगनली ऑपोजिट, अगर वो सर्कल ना हो, चौराहा ना हो, तो लगता हुआ MGD गर्ल्स स्कूल, महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल। 1942 में राजमाता गायत्री देवी जी ने उस स्कूल की शुरुआत की, रजवाड़ों की बेटियों के लिए। जब पर्दा सिस्टम था, बेटियों को पढ़ने की जगह नहीं थी, तो वो खुद बहुत शांति निकेतन और इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड पढ़ के आई थी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा स्कूल शुरू किया। कर्नल साहब जब मात्र विद्यार्थी थे, जेब में उनके 2 आने भी नहीं होंगे, तब उन्होंने अपने मित्र हरि सिंह महुआ और मुरारी वकील जी वगैरह सबको कहा कि अगर मेरी बेटी होगी तो मैं अपनी बेटी को MGD में पढ़ाऊंगा। और 19 तब कर्नल साहब को ये नहीं मालूम था कि वो जीवन में क्या करेंगे, वो केवल विद्यार्थी थे। एक
सिपाही और कृषक के पुत्र, लिमिटेड आमदनी, बहुत लिमिटेड आमदनी, उसके बावजूद उनका ये विचार अपनी अनबॉर्न डॉटर के लिए कि अगर मेरी बेटी यहाँ पैदा होगी तो मैं उसको स्कूल में पढ़ाऊंगा। और 1972 में 13-14 बरस बाद मेरा एडमिशन कर्नल साहब ने एमजीडी में कराया और मैं वहां 1972 से लेकर 82 तक वहां पढ़ी। वहां से मैंने एज हेड गर्ल पास आउट किया। तो ये कर्नल साहब का विजन था कि लड़कियों को किस तरह का एजुकेशन मिलना चाहिए। मेरे भाइयों और मेरे बीच कोई भेदभाव नहीं। और शिक्षा को लेकर कर्नल साहब की लाइफ से जुड़ी एक और बात मैं आपसे साझा करती हूँ। कर्नल साहब फौज में थे, परिवार को छावनी ले गए। एक दिन ऑफिस से आए लंच करने के लिए। माँ से पूछा, माँ मेरी अनपढ़ थी बिल्कुल, माँ से पूछा रेशम बच्चे क्या कर रहे हैं? माँ ने कहा पढ़ रहे हैं, कमरे में पढ़ रहे हैं। कमरे में वो आए, हम लोग 2 बच्चे पढ़ रहे थे। एक बच्चा किताब उल्टी कर करके किताब के अंदर मुंह रख करके सो रहा था। मेरी माँ को लगा कि किताब है, खुली हुई किताब है, बच्चा पढ़ रहा है। माँ की जिम्मेदारी थी बच्चों को इकट्ठा करके टेबल पे बैठाना, पढ़ाना। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, परंतु वो अशिक्षित थी, उनको अक्षर ज्ञान नहीं था, उनको पता नहीं चला कि बालक अपनी मस्ती में है। कर्नल साहब को उसी क्षण महसूस हुआ कि अगर मैं अपनी पत्नी को पढ़ाऊंगा नहीं तो मेरे बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे। तो तब कर्नल साहब ने मेरी माँ को पढ़ाया, अक्षर ज्ञान दिया, गणित सिखाया, हिंदी, इंग्लिश। वो फिर ऐसी माँ पढ़ने लगी, किताबें बांटने लगी। और अब कर्नल साहब को जब मैंने कागज देखे तो उन कागजों में मुझे बहुत सारी चिट्ठियां मिली, मेरी माँ की उनको लिखी हुई चिट्ठियां। पिताजी ने माँ को लिखी वो चिट्ठियां, और एक लिफाफा मैंने एनवेलप्स मैंने देखे उनके, जो कर्नल साहब की अपनी राइटिंग में उन्हीं के एड्रेस के थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये कर्नल साहब ने अपने आप को चिट्ठी क्यों लिखी। देखा उस खोल करके, उसको खुला हुआ था, चिट्ठी निकाली, माँ की चिट्ठी थी। तो कर्नल साहब ने अपने आप को एनवेलप्स लिख करके माँ को, और फिर मुझे याद आया माँ को 20-25 लिफाफे दे जाते थे कि रेशमी चिट्ठी इसमें लिखना, मात्रा अगर गलत हो जाएगी तो कर्नल साहब बांट लेंगे, पता अगर गलत हो जाएगा तो चिट्ठी बनानी कहाँ पहुंच जाएगी। तो कर्नल साहब गजब, मेरे फादर जरूर थे पर गजब, मैं हर चीज का उनके पास में, समस्या कोई आती तो सोल्यूशन भी साथ साथ आता। कर्नल साहब सोल्यूशंस निकालते थे। ही एजुकेटेड माय मदर। और एक जमाना आया जब मेरी माँ रानियों के साथ बैठती थी। एक जमाना आया बड़े से बड़े अधिकारियों से वो बात करती थी। उनको कर्नल साहब, क्योंकि वो इस इलाके से बिलोंग करते हैं, हम लोग सभी एक ही पृष्ठभूमि के हैं, जो ये बातें मैं आपसे साझा कर रही हूँ। इस इलाके की महिला, इस इलाके की लड़की, उसकी क्षमता पर कर्नल साहब को भरपूर विश्वास था, क्योंकि आप इतने कठिन सिचुएशन से डील करती हैं। कितना पहले, अब तो कम हो गया, खेती में आपका इतना ही बड़ा योगदान है, इतना बड़ा संघर्ष है, गोरों के साथ में आपका बड़ा संघर्ष है। तो कर्नल साहब कहते थे यदि मेरे इलाके की बेटियों को एजुकेशन मिलेगी तो ये पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाए। हमारे इलाके की बेटियों को एजुकेशन बहुत बाद में मिलने लगा, और इसी वजह से कर्नल साहब ने एक नारा दिया है, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी माँ और कर्ज मुक्त समाज। अब आप सोचिए कि देश में हमारे यहाँ इतने बहुत विद्वान हैं, सोशल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, और सबका बड़ा बड़ा
कंट्रीब्यूशन रहा है, पर बहुत ही सटीक, डायरेक्ट एंड कंप्लीट, कहते बिल्कुल पूरा एक मैसेज किसी भी परिवार, किसी भी समाज, किसी भी इलाके, किसी भी देश के प्रोग्रेस के लिए, जिसमें उन्होंने महिला को बीच में रखा, पूरा मैसेज महिला को सेंटर पे रख करके दिया। अगर महिला शिक्षित होगी, अगर महिला पढ़ी लिखी होगी, तो वो अपने बच्चों को सही तरह से पढ़ाएगी, उनकी परवरिश ठीक तरह से करेगी। ये पुराना अनुभव उनका, वहां उन्होंने अपनी लाइफ में कोर्स करेक्शन किया मां को पढ़ा करके, यहाँ समाज में उन्होंने कोर्स करेक्शन का मैसेज दिया पूरी महिलाओं को पढ़ाने के लिए, और इतनी जबरदस्त क्रांति उनके सरल मैसेज शिक्षा के क्षेत्र में आई है। कर्नल साहब ने हर लड़की की आंखों में एक सपना डाला, जिसका डॉक्टर ममता ने जिक्र किया कि इलाके की कोई बेटी, ग्रामीण बेटी, जो घर के काम करती करती, खेतों में काम करती करती, ढोरों को संभालती अपनी इसी तरह से अपनी पढ़ाई करे और आगे बढ़ती जाए और वो कलेक्टर बने। कर्नल साहब कहते थे कि मैं जिस जिले में जाऊँ, राम प्यारी शब्द भी उन्होंने अपना ही नाम भी अपना ही उन्होंने ढूंढा, क्योंकि राम प्यारी रिप्रेजेंट्स एवरी रूरल गर्ल। हर ग्रामीण क्षेत्र की लड़की को राम प्यारी शब्द रिप्रेजेंट करता है और उनको बहुत खुशी होती। कहती जब कोई राम प्यारी आएगी, मैं जिस जिले में जाऊंगा और मेरी गाड़ी का दरवाजा खोलेगी और कहेगी कि कर्नल साहब मैं इस गांव की बेटी हूँ और मैं यहाँ की कलेक्टर हूँ। तो ये सपने उन्होंने लड़कियों की आंखों में भरे और उनको सपने दिए। ये सपने लड़कियां अचीव कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। मैं चाहूंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि ये ऐसे ही सपने आपकी आंखों में भी हो, चाहे वो आपके डॉक्टर बनना चाहें, चाहे आप इंजीनियर बनना चाहें, चाहे आप एजुकेशन के फील्ड में चाहें, कहीं भी जाएं, चाहे आप एक हाउसवाइफ भी क्यों ना हो। आपने रूमा देवी के बारे में सुना है? गूगल करिएगा। रूमा देवी 4 क्लास 4 तक ही पढ़ी, शायद 8वीं तक पढ़ी। उनके पिता की डेथ हो गई, गरीब परिवार से थी, जैसलमेर की लड़की। 17 साल में उनकी शादी हो गई, बहुत गरीबी। उनको लगा मैं जीवन में क्या करूं। उनको क्या आता था? उनको एम्ब्रॉयडरी आती थी, कढ़ाई। अपनी दादी से के साथ वो करती थी, उसको शौक था और उसने एम्ब्रॉयडरी करना शुरू किया। उसके पास एम्ब्रॉयडरी तो वो जानती थी, वो उसकी निजी कला थी, पर एक सोइंग मशीन नहीं थी कि कैसे वो कपड़े काटे और कैसे वो आगे उनको लेकर उस काम को आगे बढ़ाए। तो एक समूह उसने तैयार किया छोटा सा, और इतनी गरीबी थी कि समूह ने एक मशीन खरीदी और आज करीब कुछ नहीं तो 30,000 से ज्यादा लोगों को वो काम देती है। उनका इतना विश्व में उनका नाम, विश्व में एज एन एंटरप्रेन्योर। तो जरूरी नहीं कि आप सरकारी नौकरियों की तरफ ही देखें। आपकी रुचि क्या है, जो आपकी रुचि है। यहाँ महुआ की एक लड़की है, रूमी पारीक शायद, जिसने क्लास 10 पास है, पर उसने एग्रीकल्चर में इतना रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। पूरी खेती 12 बीघे की उसके पास, उसके ससुराल में 12 बीघे थे, उसमें वो एग्रो फार्मिंग करती थी। नए नए तरीके ऑर्गेनिक फार्मिंग करके फल सब्जियां इतने बड़े लेवल पर उसने काम किया कि अब वो 15-15 हजार लोगों को ट्रेनिंग देती है। इतना बड़ा काम करती है। तो आपके लिए कोई सीमा नहीं, सीमा आपके अंदर बैठी हुई है।
इस बात को समझिए, सीमा आपके अंदर बैठी हुई है। जब आप सीमा को निकाल देंगे अपने इमेजिनेशन में, अपनी कैपेबिलिटी, इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए आप तय करेंगे कि मुझे ये काम करना है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता सफल होने से। आप सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके लिए द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू, द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू, लिटरली द वर्ल्ड इज वेटिंग। इस दुनिया को मेहनती अच्छे लोगों की जरूरत है, और ये क्वालिटीज मुझे आप में भरपूर तरीके से नजर आ रही हैं। ये मेरी पुस्तक, ये कर्नल साहब के विचारों की पुस्तक है। जो भी कर्नल साहब के महत्वपूर्ण संदेश थे समाज के लिए, वो यहाँ पर इनका संकलन करके इसको दिसंबर में प्रकाशित किया है। लड़कियों के लिए आप इनको पढ़िएगा, कभी मोटिवेट होना हो तो कर्नल साहब के लड़कियों के लिए क्या संदेश थे, आप उसको जरूर पढ़ें। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी माँ और कर्ज मुक्त समाज का नारा। और सबसे बड़ा मैसेज जो मैं समझती हूँ कर्नल साहब का पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व को जो मैसेज है, वो है हिम्मत, मेहनत और नीयत। ये तीन शब्द इस जीवन में अगर हम उतार लें, जो सुंदर सी दुनिया हमको चाहिए, उस दुनिया को सुंदर बनाने में ये तीन क्वालिटीज चाहिए। और खास करके जो आखिरी वाली क्वालिटी, नीयत हमारी अच्छी रहे, हम मेहनत करें, हम सबको साथ लेकर के चलें, हम सबके बारे में सोचें, हम ग्रीडी ना हो कि सब कुछ मुझे ही मिल जाए। ये धरती सबके लिए है, ये धरती सबके लिए है। हम इसको एक ग्रीड जो होती है उसको त्याग दें। और लास्ट मैसेज टू द यंगस्टर्स, अपनी जड़ों को ना भूलें, अपनी जड़ों को ना भूलें। जहां से आप आए हैं, जिन लोगों में से आप आए हैं, आपका भी दायित्व बनता है उस जगह के लिए कुछ करना, उसको सुंदर बनाना, अपने साथियों को, अपने परिवारजनों को, और जो बड़ा परिवार है उसका सहयोग करना। आप सबको मेरी तरफ से एक उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, मैंने अपने बारे में बताया नहीं, मैं कर्नल साहब की पुत्री हूँ, गांव मुंडिया से हूँ, और शायद मैं ऐसा मानती हूँ, मैंने कोशिश भी करी जानने की, कि मैं इस पूरे क्षेत्र की, आपका सवाई माधोपुर, बयाना, करौली, धौलपुर, इस क्षेत्र की सर्वप्रथम महिला अधिकारी हूँ। बस मुझे और उनके बारे में पता नहीं लगा, और ये मैं कोई गर्व के एरोगेंस की वजह से नहीं कह रही बच्चों, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि एक गांव की लड़की भी हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंच सकती है, और ये पहुंची अपने माँ बाप के सपोर्ट से। मैं पहुंची, मैं एक्नॉलेज करती हूँ, मैं अपनी पूरा श्रेय अपने माता पिता को देती हूँ, जिन्होंने मुझे इतना बहुत अच्छा एजुकेशन दिया और हमेशा मुझे सपोर्ट किया। थैंक यू।